इब्राहिम को जहर दिया गया था। हाँ जानती हूँ। इलाया वहाँ सरमद के सामने कुर्सी खींचे बैठी थी और सरमद सामने कुर्सी की पश्च पर दोनों बाजू जमाए फाइल पर कुछ देख रहा था। नई टीम हमसे इस केस के मुतालिक कुछ शेयर नहीं करने वाली। बहुत अकड़ है इनमें। सरमद ने फाइल बंद की। ये थाना है सरमद, यहाँ कैपेबिलिटी का मुकाबला होता है। वो हमसे ज़्यादा कैपेबल हैं, सो वो इस बात पर अकड़ सकते हैं, उनका हक है। इलाया कहती अपने सर कुर्सी की पश्च पर रखती आंखें मूंद गई। कोई तो बात है जो उस ऑर्फनेज में मिलने वाली उस लाश के बाद इब्राहिम का केस ये ओपन हुआ है। हालांकि वो आरिश के गैर हतमी कॉन्फेस के साथ बंद हो चुका था। सरमद बोले गया। इलाया ने फौरन आंखें खोली थीं। आरिश ने कोई कन्फेस नहीं किया, उसने इनकार भी नहीं किया। सरमद ने कहते हुए कंधे हिचकाए। एक नंबर का मैनिपुलेटर है वो। मुझे तो ये समझ नहीं आती कोई इस ओहदे तक कैसे पहुंच गया। साइको। उसके बारे में सही अफवाहें सुनी है मैंने। सरमद के लहजे में आरिश के लिए कदरे सख्ती थी। कौन सी अफवाहें? यही कि उसने अपने माँ बाप का कत्ल किया है। अब की इलाया अपनी जगह से खड़ी हुई थी। तुम्हें किसने बताया? मतलब कौन कौन जानता है ये बात? कोई नहीं जानता, लेकिन इब्राहिम ने कुछ ढूंढा था, नहीं मालूम क्या, लेकिन वो आरिश पर काफ़ी देर से बैकग्राउंड चेक कर रहा था। उसने कुछ कुछ मुझसे भी शेयर किया था। आरिश बचपन में ऑर्फनेज में रह चुका है और उस ऑर्फनेज से निकलने वाले पुराने स्टूडेंट्स और अमले से मालूम हुआ था कि उस पर ऑर्फनेज आने से पहले अपने माँ बाप के कत्ल का इल्ज़ाम था, लेकिन फिर उसे दिमागी बीमार करार देकर इलाज के घर से वहाँ से निकाल लिया गया। इब्राहिम की तफ्तीश अभी तक यहीं पहुँची थी, और भला एक साहब को कहाँ पसंद आएगा कि उसके दुम पर कोई पाँव रखना चाहे। सरमद ने कहते हुए मुठियाँ भींची थीं। मैंने मार दिया। फ्लैशबैक। वो डौने ख्वाब से जागा आरिश। वो डायरी। इलाया बेयकीनी से सरमद को देख रही थी। और हाँ, मैं क्या बता रहा था नई टीम के बारे में? सरमद को अचानक पहले वाली बात याद आई और फिर वो बोल रहा था, शायद। मुझे वो सब कहाँ मिलेगा? इलाया ने उसकी बात काटी थी। क्या? वो रिसर्च वर्क जो इब्राहिम ने आरिश पर किया था। अब तक वो सब नई टीम के अंदर जा चुका होगा। ग्रेट, तो फिर मुझे अब यही करना है। इलाया बड़बड़ाती अपनी कुर्सी के हैंडल पर रखी जैकेट उठाकर पहनने लगी। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इल्हाम, बेला और मेरा माजी मेरे लिए इतने ही ज़रूरी हैं जितना आपके लिए आपका सांस लेना, मिस इलाया। ये आरिशनामा मेरी सोच से ज़्यादा गहरा है। और फिर समद की मजीद सुने बना वो वहाँ से निकल गई। एबटाबाद पहुँचते ही इलाया घर की बजाय स्टेशन आ गई थी। वो इल्हाम का सामना नहीं करना चाहती थी, सो मुमकिन देर से घर जाना चाहती थी ताकि इल्हाम कोर्ट के लिए निकल जाए। अभी सरमद से बात करके वो वहाँ घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। दरवाज़ा लॉक था, मतलब इल्हाम घर पर नहीं थी। इलाया ने लॉक में चाबी घुमाई और दरवाजे का पट धकेलती अंदर चली गई। ट्रैवल बैग और जैकेट लाउंज में सोफे पर फेंके और फ्रिज की तरफ चल दी। साथ साथ दिमाग में अल्फाज तरतीब देती जा रही थी कि इल्हाम से बात का आगाज़ कैसे करे। फ्रिज बंद करके मुड़ी पानी की बोतल खोलती वो ज़रा ठटकी थी। वहाँ से पूरा घर दिखाई देता था और वो खाली खाली सा क्यों लग रहा था। बोतल वहीं किचन में काउंटर पर रखती वो कमरों की तरफ आई। इल्हाम के कमरे का दरवाज़ा खोला। वो वहीं साकित रह गई। कमरा खाली था। 4 सफ़ेद दीवारें, एक सफ़ेद फर्श और सुरमई छत, बस। बाकी कमरे में खला थी। वक्त सुस्त पड़ने लगा। टिक टिक टिक। वो अपनी सांसें सुन सकती थी, मध्यम, सुस्त, गुम होती। एक वक्त था जब इल्हाम थी उसकी प्राइमरी स्कूल लाइफ में, फिर इल्हाम नहीं थी उसकी हाई स्कूल, कॉलेज और यूनी लाइफ, और फिर अचानक इल्हाम वापस आ गई, और अब फिर इल्हाम नहीं थी। इल्हाम नहीं होगी तो क्या होगा? इसने कभी फुर्सत से ये क्यों नहीं सोचा? इलाया कभी ये नहीं सोचती थी वो सब जो अभी हैं अगर कभी ना हुए तो तब क्या होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इब्राहिम नहीं होगा तो टीम में काम करना कैसे होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि अगर उस चोर वाले हादसे में अहमद साहब को कुछ हो जाता तो सब कैसा होता। और आज के बाद अगर इल्हाम ना हुई तो सब कैसा होगा। गैर महसूस अंदाज में उसने आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया और लाउंज में पड़े सोफे पर आ बैठी। कोहनियत दोनों घुटनों पर जमाए सर हाथों में गिरा लिया। हर चीज़ उस रफ्तार होती जा रही थी। अचानक उसकी जीन्स की जेब में पड़ा फ़ोन थरथराया था। इलाया ने झपट कर फ़ोन निकाला। स्क्रीन रोशन थी। इल्हाम के नाम से एक मैसेज जगमगाया। इलाया के दिल ने एक बीट मिस की। आहिस्तगी से ऐप खोला। जब छठी हिस्स किसी बुरी खबर का इशारा देती है तो दिमाग मुमकिन तौर पर इस अमल को होने से रोकना चाहता है। मर्जी के खिलाफ किए जाने वाले काम बेदिली और सुस्ती से किए जाते हैं।
आहिस्तगी से चैट खोली गई। वहाँ अनरीड मैसेज के तौर पर सिर्फ एक मुख्तसर सतर दर्ज थी। आई एम सॉरी अलाया, लेट्स मीट अगेन समडे। चंद सेकंड्स के बाद स्क्रीन बुझ गई। इलाया की नज़रें नहीं हिली थीं। वो वहीं उसी स्पॉट पर देखती रहीं, पर अब वहीं मैसेज की बजाय स्याह स्क्रीन पर उसका अपना अक्स था। इलाया ने गहरा सांस खींचा। अगर इल्हाम यहाँ होती तो उसके हाथ से फ़ोन खींच लेती। जो मनाजिर तकलीफ दें उनसे नज़रें हटा लिया करो। कितनी दफ़ा कहा है, उन चीज़ों को देखा करो जो तुम्हें खुश करती हैं। और कहती फ़ौरन किचन में घुस जाती ताकि इलाया के लिए कुछ मज़ेदार मूड लिफ्टिंग खाना तैयार कर सके। गाल कब भीगे वो नहीं जानती थी, लेकिन एहसास होने पर फ़ौरन फ़ोन पकड़े, हाथ की पंच से चेहरा रगड़ा और कमीज़ की आस्तीन से नाक। फिर न जाने क्या सूझा और वो उठकर ली हुई। अच्छी बात है, वो अक्लमंद है। वो जानती थी अगर वो मज़ीद यहाँ रहेगी तो इब्राहिम और दूसरे मर्डर्स केस में उसे घसीटा जाएगा। तफ्तीश होगी। वो अपना अच्छा बुरा सब समझती है। न जाने किसे तसल्ली दी जा रही थी। वो बड़बड़ाती किचन की तरफ आई, काउंटर से वापस बोतल उठाई और ढक्कन खोलती मुंह को लगाई। कुछ भी नहीं होगा। वो नहीं होगी तो भी कुछ नहीं होगा। फ़र्क ही किसे पड़ता है। बड़बड़ाती बोतल का ढक्कन बंद करती वो फ्रिज की तरफ जा रही थी जब दरवाजे पर बेल हुई। इलाय ने ताहट से एक गहरा सांस खारिज कर फ्रिज बंद करती दरवाजे की तरफ आई। मुर्दा हाथों से दरवाज़ा खोला। सामने हाला खड़ी थी। इलाय ने मरे से लहजे में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाला ने अपने पीछे से एक ब्रेव केस निकालकर आगे किया। इलाया ने अगली बात सुने बगैर ही दरवाजा उसके मुंह पर बंद किया और चिल्लाई, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, समझी? और वो अभी मुकम्मल मुड़ी भी नहीं थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने भागकर लाउंज से फ़ोन उठाया। ठटकी। वहाँ यूशा का नाम स्क्रीन पर अपकमिंग कॉल के लिए जगमगा रहा था। व्हाट द हेल? इलाया बड़बड़ाती वापस आई और दरवाज़ा खोला, और अब के हाला खुद ही दरवाज़ा धकेलते अंदर चली आई। शुक्रिया मुझे वेलकम करने के लिए। इस दफ़ा मैं समर ऑफ में घर नहीं जा रही, सो यहीं रहूँगी। फिर मेरी जॉब भी तो पास ही है स्टेशन में। हाला बोलती रही। इलाया ने उस पर दूसरी नज़र भी नहीं डाली और अपने कमरे में जा घुसी। धार से बंद होते दरवाजे पर हाला को ब्रेक लगी। फिर कंधे झुकाती वो सोफे पर तराश हो गई। पिछले दिन की कमरे में घुसी इलाया आज के दिन सुबह बाहर निकली थी। स्लीपिंग ट्राउज़र शर्ट में मलबूस बालों का घोंसला वैसे ही बिखरा पड़ा था। आंखें सूजी थीं, नामालूम ज़्यादा सोने या ज़्यादा रोने से, पर वो बेधड़क आंखें मसलती कमरे से निकलती सीधी लाउंज में आकी। उसकी एक आंख खुली थी, लेकिन एक आंख से दिखता सामने का मंजर ही उसकी हवाइयाँ उड़ाने को काफ़ी था। ओह इलाया, हाला लाउंज में सोफे पर दराज बोली थी, फिर वापस फ़ोन में घुस गई। पर यह हैरानकुन नहीं था। उसकी हैरत सामने खड़ी थी। किचन में अप्रन बांधे, एक हाथ में पकड़े फ्राई पैन को चूल्हे से ज़रा ऊपर उठाए, उसमें मौजूद चीज़ को स्टिर करता वो यूशे था। तुम! इलाया तकरीबन चिल्लाई थी। यूशे गड़बड़ा कर मुड़ा। ओह हाय इलाया, कैसी हो? इलाया को पहले ही अपने हुलिये पर गुस्सा आया था, और अब सामने ओपन किचन में पड़ा नाश्ता देखकर एकदम उसके पेट का चिड़ियाघर जाग गया था। कुछ कहने को मुंह खोला, लेकिन फिर अगले ही पल भींच लिया और ऐसे ही चलते बालों को स्कार्फ में बांधती किचन में काउंटर के गिर पड़ी कुर्सियों में से एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। पहले नाश्ता लाओ, फिर बताती हूँ कैसी हूँ। यूशा मुस्कुराया था, और फिर हाला भी उड़ती नाश्ते की मेज़ पर पहुँच चुकी थी। यूशा ने 2 प्लेटर तैयार किए थे और दोनों के सामने रख दिए। खुद अपने गर्मा गर्म ब्लैक कॉफ़ी का कप उठाया, वहीं काउंटर से टेक लगाए घूंट घूंट पीने लगा। आधा नाश्ता मुकम्मल हुआ और इलाया ने मुँह खोला। पहली बात तो ये कोई वेकेशन हाउस नहीं है। तुम दोनों को छुट्टियां मनानी है, अपने अपने फैमिली फार्म हाउस से इसमें जाओ। दूसरी बात, इलाया ने यूशा को देखा, फिर हाला की तरफ कांटे से इशारा किया। तुम जानते हो ये यहाँ क्यों है? हाला ने काउंटर के नीचे से इलाया के पैर पर पैर मारा था। इलाया ने मुड़कर खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा। क्यों है हाला यहाँ? यूशा मुतमिन सा बोला था, इससे पहले कि इलाया कुछ बोलती। मेरा रिसर्च वर्क चल रहा है। मैं यहाँ आसपास के इलाकों में क्राइम से मुतल्लिक रिसर्च कर रही हूँ, और इलाया के थाने में भी 1-2 दफ़ा जा चुकी हूँ रिसर्च के सिलसिले में। आखिरी जुमले पर जोर दिया गया था। नाइस, एज लॉन्ग एज तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है या तुम किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हो। डू वॉट एवर यू वॉन्ट। यूशा कंधे चकाते बोला था। इलाया अभी तक हाला को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। हाला और यूशा को वहीं छोड़कर इलाया अपना कुछ ज़रूरी सामान पर मुश्तमिल शोल्डर बैग और इख्तियार लेदर की जैकेट कमर के गिर्द बांधे आरिश के घर की तरफ जा रही थी। आरिश के घर से कुछ फासले पर रुकती वो एकदम जायज़ा लेने लगी कि सामने उस घर के दरवाजे के ऐन ऊपर नस्ब कैमरा कहाँ तक का एरिया कैप्चर कर सकता था,
और वो इतने एरिया में हरगिज़ कदम नहीं रखना चाहती थी। फिलहाल उसे इब्राहिम की लाश मिलने वाली जगह यानी आरिश के घर की पिछली तरफ मौजूद उस छोटे से हिस्से का जायज़ा लेना था। वहाँ तरतीब से बने घरों के दरमियान इतना फासला था कि अगर वो किसी फ़ायदेमंद अमल में काबिल इस्तेमाल नहीं तो ऑटोमेटिक कचरादान में मुंतकिल हो जाते थे। जब सामने की तरफ से मुमकिन ना हो पाया तो इलाया पूरे घर का चक्कर काटकर घरों के पिछली तरफ की गली से आरिश के घर के पीछे मौजूद हिस्से की तरफ आई। इब्राहिम का केस बंद होने के साथ उस जगह से क्राइम सीन के बोर्ड्स उठा लिए गए थे। वो जगह आम आवाम के पैरों तले आई थी। वहाँ से कुछ खासा मिलना मुमकिन नहीं था। लेकिन इलाया ने फिर भी बैग से रबड़ के दस्ताने निकाले और पहनती बैग को एक तरफ दीवार से लगा कर रख दिया। इब्राहिम के लाश को जगह देने वाला वो गड्ढा दोबारा पुर नहीं किया गया था। सो अब वो बस एक मजीद बदनुमासा अंधेरे में दिखाई ना देने वाला गड्ढा था जो कि जल्द कचरे से भर जाएगा। वो जानती थी। कोई निशान, कोई सुराग। काफ़ी देर सर खपाने के बाद भी उसे कोई ख़ास नुकता नहीं मिला था। वो अपनी जगह छोड़ती खड़ी हुई, हाथ झाड़े और दस्ताने उतारने लगी। चलती वो 2 कदम आरिश के घर की तरफ आई थी। वहाँ उस हिस्से की तरफ आरिश के घर के किचन की खिड़की और दरवाज़ा खुलता था। इलाया ज़रा 2 कदम आगे आई और पैरों के बल ऊंची होते खिड़की से अंदर झांका। खिड़की पर पर्दे की झुर्री से अंधेरे में डूबा घर खाली दिखाई देता था। ज़रा मेहनत करती उसने मज़ीद अंदर झांकना चाहा जब उसके करीब खड़ा कुत्ता भौंका था। वो तकरीबन चीख चबाती पीछे को हुई थी। क्या? कुत्ते की तरफ देखा। चोरी नहीं करी, ज़रा चेक कर रही थी। वो कुत्ते को सफाई क्यों दे रही थी? सरमद ने कहा था कि वो पूरी कोशिश करेगा एविडेंस रूम में जाने की और इब्राहिम के केस के मुतालिक चीज़ें देखने की। एविडेंस रूम तक रसाई की इजाज़त सिर्फ स्पेशल डिटेक्टिव टीम को ही थी और चौंका वहाँ डिपार्टमेंट पर नई टीम का कब्जा था। सो इलाया और उसकी टीम को एविडेंस रूम तक रसाई नहीं थी। इलाया सरमद की कॉल या मैसेज का वेट करती वहाँ आसपास के इलाकों में घूम रही थी। बैग कंधे पर पहने और अब के स्याह जैकेट भी पहन रखी थी। एक एक शख्स को रोकती फ़ोन की स्क्रीन पर चंद स्लाइड्स दिखाती सवालात कर रही थी। वहाँ स्क्रीन पर तरतीब से आरिश और इब्राहिम की तस्वीरें थीं। इंस्पेक्टर इलाया, एबटाबाद पुलिस स्टेशन। इलाया ने करीब ज़मीन पर बैठी मछली बेचती औरत के सामने अपना कार्ड लहराया था। फिर फ़ोन की स्क्रीन दिखाई। क्या आपने इन दोनों में से किसी को किसी भी किस्म की मशकूक हरकत में मुलव्वस देखा है? औरत आगे से कोटती स्क्रीन को घूमती रही। अम्मा, 1.5 किलो मछली तो तोल दो। अचानक कोई शख्स इलाया के सर पर खड़ा वॉलेट से पैसे निकालता बोला था। इलाया ने ऊपर देखा। ओह सर, एक्सक्यूज़ मी इंस्पेक्टर इलाया, एबटाबाद से यूँ। इलाया की बात अभी बीच में ही थी कि पुलिस आईडी कार्ड देखती ही वो शख्स पहले तो ठटका, फिर अगले ही पल में वहाँ से दौड़ लगा दी। ओह वेट सर, इलाया चिल्लाई, पर वो अंधाधुंध भागे गया। इलाया ने फ़ोन बंद करके जीन्स की जेब में रखा और उसके पीछे दौड़ लगा दी। आई सेड स्टॉप देयर। वो दौड़ता भरी मार्केट के अंदर घुस गया। इलाया रुकी। हेल। तेज से सांस लेती झुरमट को देखते अंदाज़ा करने लगी और फिर दूसरी सिमत को दौड़ लगा दी, यूं कि उससे आगे से जा ले। मार्केट की पिछली तरफ फर्नीचर के कारखाने थे। वो इलाका तकरीबन इंसानों से खाली था। वहाँ वो शख्स उसे फ़ौरन दिखाई दे सकता था। इलाया ने अपनी रफ्तार सुस्ती और फिर बगैर कदमों के चाप पैदा किए गली का जायज़ा लेने लगी। हाथ जीन्स की बेल्ट वाली जगह पर गया। हेल अगेन। वो गन तो लाई ही नहीं थी। तेज़ी से हरकत करती आंखें पूरी गली का जायज़ा ले रही थीं। वो एक बड़ी गली थी जिसमें मार्केट की छोटी गलियां आके ख़त्म होती थीं। वो किसी भी गली से बरामद हो सकता था। इलाया ने करीब पड़े लकड़ी के टूटे फूटे फट्टों के ढेर से एक फट्टा उठाया और पैर के नीचे देती अपनी ज़रूरत के मुताबिक तोड़कर छोटा किया। अगली ही लम्हे उसके सामने की छोटी गली से वो बरामद हुआ था, पर अब की बार वो इलाया को देखकर भागने के बजाय वहीं रुका। इलाया ने हाथों से वहीं रुकने का इशारा किया और आहिस्तगी से चलती उसकी तरफ आई। देखें सर, मैं आपको नहीं जानती। मैं सिर्फ कुछ सवालात पूछने आई हूँ। आप यूँ भागकर खुद को मशकूक बना रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। चिल्लाता हुआ शख्स एकदम हरकत में आया। उसके हाथ में चाकू था। वो इलाया के कमज़ोर लम्हे में उसे ले जाना चाहता था। वो इलाया पर झपटा। इससे पहले कि उसके हाथ में पकड़ा चाकू इलाया के कंधे में पेवस्त हो जाता। इलाया ने झुकाई देते हुए हाथ में पकड़ा लकड़ी का फट्टा पूरी कुव्वत उसकी पिंडली पर दे मारा। वो एकदम दर्द से दोहरा हुआ। चाकू इलाया के कंधे से छूता गोश्त पर अपना असर छोड़ गया। वो कंधे पकड़ती 2 कदम पीछे हुई। वो दोहरा होता वापस सीधा हुआ था। अब के इलाया फुर्ती से उसकी पिछली तरफ आया और उसकी गर्दन को बाजू की गिरफ्त में जकड़ती पूरे कद समेत उसे हवा में उठाकर ज़मीन पर दे मारा। चाकू उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। इलाया लड़खड़ाती तरह पीछे को हुई थी। शायद उसके पैर में मौच आई थी, पर ज़मीन पर पड़ा वो शख्स दोबारा नहीं उठ सका।
वो वहीं ज़मीन पर पड़ा रह रहा था। इलाया ने फ़ोन निकाला और कॉल मिलाने लगी। अस्पताल के बेड पर तुम ज़्यादा सुकून से मुझे जवाब दोगे। इलाया एक एक लफ्ज़ चबाती उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरती बोली थी। यार मुझे भी साथ ले जाती, मैं भी ब्लैक बेल्ट हूँ। हाला सोफे के हत्थे पर आड़ी तिड़ची बैठी बोल रही थी। इलाया सामने ज़मीन पर बैठी थी। सामने मेज पर फर्स्ट एड बॉक्स खुला पड़ा था। इलाया ने ढीली सी शर्ट पहन रखी थी जिसका गला एक तरफ को करके यूं रखा था कि यूं इसका जख्मी कंधा भरीना था। वहाँ एक कट था, ज़्यादा गहरा नहीं पर बड़ा। जख्म साफ करके वो इस पर सफ़ेद पट्टी बांध रही थी। वो कुछ जानता है, पता नहीं क्या। इलाया ने यकसर मुख्तलिफ जवाब दिया। वो सरमद को कॉल करके उस शख्स के पास अस्पताल पहुंचने का बोल चुकी थी ताकि होश में आते ही वो भागने की कोशिश ना करे। कंधे की बैंडेज मुकम्मल करके उसने कंधे पर कमीज का गला ठीक किया और कंधा ढकते अपने पाँव की तरफ मुतवज्जे हुई। वहाँ हल्की सी सोजिश थी। कहीं वो सर आरिश के लिए काम तो नहीं करता? क्या पता उसी ने इब्राहिम की लाश वहाँ छुपाई हो। हालांकि क्या सिराइयाँ जारी थीं। इतना बेवकूफ़ाना तुम ही सोच सकती हो। इलाया टखने के करीब भूरी पेन रिलीफ बैंडेज बांधती बोली थी। कोई कत्ल करवा के अपने इतने करीब लाश नहीं रखता। पर साइकोपैथ कुछ भी कर सकते हैं। हाला बोलती सोफे पर दराज हो गई। हिलाया ने बस एक गहरा सांस खारिज किया। मैं तुमसे कह कर गई थी कि तुम यहाँ नहीं रहोगी। अभी तक तुम यहाँ क्या कर रही हो? फर्स्ट एक बॉक्स समेटती इलाया ने टॉपिक बदला। यार अगर मैं वेकेशंस घर गुजारूंगी तो अब्बू को दोबारा से मेरी और यूशा की शादी की फिक्र लग जाएगी। यूशा भी अजीब, जा ही नहीं रहा वापस इंग्लैंड, पाकिस्तान ही पक्का हो गया है। तुम्हें उससे शादी से क्या मसला है? अच्छा है जाओ, मेरे थाने की जान छोड़ो। हाला फौरन उठ बैठी। मुझे अभी बहुत कुछ करना है लाया। अभी से शादी का मतलब सब खत्म। खलास। मेरे डिटेक्टिव के ख्वाब का क्या? मेरी बला से। अलाया लापरवाही से कहती उठ खड़ी हुई। तुम यूशा से बात कर लो, उसे अपना ख्वाब बता दो। तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, वो तुम्हें इजाज़त दे देगा शादी के बाद भी। वो मेरे डैड की कॉपी है लाया। वो तो मुझे सांस भी ना लेने दे कि कहीं सांस में कोई खतरनाक चीज़ ना हो। यूशा के साथ होना मतलब हर खतरनाक और एडवेंचर चीज़ से कोसों दूर और महफूज होना। मुझे इतनी बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए। इलाया चलती फिरती दोबारा बाहर जाने को तैयार हो चुकी थी। मैं भी आऊँ? हाला फौरन छलांग लगाती नीचे उतरी। इलाया ने वहीं से उसे घूरा था। मेरे कामों से 100 मीटर दूर रहो, समझी? फिर तंबिया करती बाहर निकल गई। हाला ने उसकी पश्च पर मुंह चढ़ाया और वापस सोफे पर तराश हो गई। मतलबी लोग। इलाया की चाल में ज़रा लंगड़ाहट थी, बहुत गैर मामूली सी। तेज़ तेज़ कदम बढ़ाती वो अस्पताल की तीसरी मंजिल के कॉरिडोर पार करती आखिरी कमरे में दाखिल हुई। वहाँ तरतीब से बेड्स लगे थे। हर बेड पर एक आध जख्मी बंदा मौजूद था। इलाया आखिरी बेड की तरफ आई। सरमद जो कि इस आखिरी बेड पर मौजूद शख्स से पूछगुछ में मसरूफ़ था, इलाया को आता देख अपनी जगह से खड़ा हुआ। कैसा है अब? इलाया बेड के करीब कुर्सी खींचकर बैठ गई। आपको कोई चोट तो नहीं आई? सरमद इलाया की लंगड़ाहट देख चुका था। नहीं, बस ज़रा मौत है, ठीक हो जाएगी। कुछ बताया इसने? बेड पर मौजूद शख्स औफजदा सा उन दोनों को देख रहा था। सरबत ने नफ़ी में सर हिलाया। इलाया ने गहरा सांस खारिज किया। कुर्सी पर बैठते बैठते ही बेड के करीब की और मुमकिन शाइस्तगी से गोया हुई। देखें सर, मैं आपको नहीं जानती, ना मैं वहाँ आपके लिए आई थी, लेकिन आपने ये सब सिनेरियो पैदा करके खुद को मशकूक कर लिया है। सो अब बेहतर होगा कि आप कुछ बता दें। कहते कहते लाया फ़ोन की स्क्रीन भी खोल चुकी थी और अब वही तस्वीर उसी शख्स के सामने स्क्रॉल की। क्या आपने इनमें से किसी को मशकूक हरकत में मुलविस देखा है? उस शख्स ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर आप वहाँ से भागे क्यों? वो शख्स इलाया की शक्ल देखे गया। ये ऐसे नहीं बोलेगा, थाने का चक्कर लगवाना पड़ेगा। सरमद बोलता आ गया। इलाया ने हाथ के इशारे से उसे रोका। वेट सरमद, वो कुछ जानता है लेकिन उसे अल्फाज में बयान करना नहीं आ रहा। इलाया बोली थी, लेकिन अगले ही लम्हे खुद चौंकी। उस शख्स की तरफ मुकम्मल मुतवज्जे हुई। कत्ल? आपने कत्ल होते देखा है, राइट? सवाल बिजली की तरह इलाया के दिमाग में टपका था। वो शख्स अभी भी इलाया को देखे गया। हाँ, आपकी बात सर नफ़ी में नहीं हिलाया था। इलाया ने माथा खुजाया। वो मज़ीद बेहतर हिंट सोच रही थी। वो जिंदा था, वो शख्स मरी सी आवाज़ में बोला था। इलाया ठटकी। सरमद भी मुतवज्जे हुआ। मैंने देखा था, वो जिंदा था, लेकिन वो उसे वहाँ दफना के चला गया। कौन?
कौन जिंदा था? इलाया बोली। क्या ये इब्राहिम की बात कर रहा है? सरमद ने जैसे हवा में तीर मारना चाहा। इलाया के माथे के बल गहरे हुए। जो भी हुआ आप मुझे शुरू से बताएं, कहाँ हुआ, आप वहाँ क्या कर रहे थे? इलाया ने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन की। अचानक सरमद का फ़ोन रिंग करने लगा। थाने से कॉल है, उस औरत वाले केस की प्रोग्रेस के मुतालिक है आई गेस। सरमद ने कॉल ऑन किया और कॉल सुनता बाहर को निकल गया। इलाया वापस उस शख्स की तरफ मुतवज्जे हुई। उस शख्स ने खुश होंठों पर जुबान फेरी। आंखों में खौफ अभी भी मौजूद था। अस्पताल के कमरे में पड़े उस सोफे पर आरिश वो फाइल्स देख रहा था। हमदानी साहब चाय का कप लिए सामने स्टूल पर विराजमान थे। ये उस नर्स की मालूमात हैं, अब आगे बताओ क्या होगा? हमदानी साहब ने घूंट सीने में उतार कर कहा। आरिश ने 14 कार्ड हमदानी साहब के सामने मेज़ पर रखा। ऑर्फनेज? हमदानी साहब कार्ड पढ़ते ज़ेर लब बड़बड़ाए। क्या पिछले दिनों किसी करीबी ऑर्फनेज से कोई लाश मिली है? आरिश बोला। हमदानी साहब ज़रा सीधे हुए, कप मेज़ पर रखा। हाँ, अभी तो एबटाबाद ऑर्फनेज से एक औरत की लाश मिलने की खबर आई है, और वो किसी इस इलाके के मुतल्लिक था ना ही कोई कवर कर रहा है। यकीनन तुम्हारी टीम जानती होगी इस बारे में। आरिशपुर सोचा हमदानी साहब को देखे गया। उस शख्स से बात करने के बाद इलाया सीधी सरमद के कॉल पर थाने आई थी। हाँ सरमद, बताओ क्या पता लगा? वो सरमद के कैबिन में कुर्सी खींचकर बैठती बोली। सरमद ने इशारे से आहिस्ता बोलने का कहा। इलाया मोहतात हुई। वो एक औरत नर्स थी उसी अस्पताल में जहाँ इब्राहिम एडमिट था। इलाया के कान जरा ज़्यादा खड़े हुए। पर हकीकत में वो नर्स के भेस में एक कातला थी। वो मरीज़ के दुश्मनों के कहने पर मरीज़ को जहर देती थी, ऑब्वियसली पैसे के लिए। और इस सब के अलावा वो मेडिसिन स्मगलिंग में भी मुलविस थी। इब्राहिम को भी जहर दिया गया था। और ये कैसे साबित होगा कि जहर उस औरत ने दिया है, आरिश ने नहीं? इलाया ने बात काटी थी। सरमद ने एकदम रुककर हैरत से इलाया को देखा। वो नर्स लोगों के कहने पर जहर देती है। इब्राहिम को भी जहर किसी के कहने पर दिया गया है। वो आरिश भी हो सकता है। आरिश को जल्द इन्वेस्टिगेशन के लिए दोबारा बुलवाया जाएगा थाने। आरिशपुर सोचता हमदानी साहब को देखे गया। इससे पहले कि इस केस के लीड मुजरिम के रोल पर मेरा नाम लगाया जाए, मुझे असली मुजरिम का नाम मालूम करना होगा। और तुम मेंटल अस्पताल में बैठकर ये सब कैसे करने वाले हो? मे आई कम इन सर? अचानक कमरे के दरवाजे पर कोई नमूदार हुआ था। आरिश ने इस बात में सर हिलाया। ये कौन है? हमदानी साहब अचंभे से उस शख्स को आरिश के पास आके कुछ फाइल्स देता देख रहे थे। केस की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची? आरिश सीधा मुद्दे पर आया था। वो नई तश्कील दी जाने वाली स्पेशल डिटेक्टिव टीम का मेंबर था। सर, मैंने हर मुमकिन तरीके से कोशिश करते हुए केस का रुख उस औरत को इब्राहिम का कातिल साबित करने की तरफ मोड़ा है, और अब तक काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। केस अब क्लोजअप की तरफ जा रहा है। पर वो रुका। पर अभी भी असल मुजरिम मैं ही ठहराया जा सकता हूँ। आरिश ने बात मुकम्मल की। अगली पेशी कब है मेरी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में? सर जल्दी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि असली मुजरिम का सुराग लगा सकूँ, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। वो शख्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो पुरानी टीम के हाथ लग गया है। आरिश ने चेहरा उठाया। व्हाट? फिलहाल वो अस्पताल में है और दूसरी टीम को अपना बयान भी दे चुका है, और शायद कुछ खास मालूमात भी। इलाया, गुलजार और सरमद। उस शख्स ने बात के इख्तिताम पर दोनों पुरानी टीम के ऑफिसर्स के नाम भी मेंशन किए, जो कि उस शख्स से पूछ-गुछ कर रहे थे। आरिश के माथे पर बाल पड़े थे। क्या उसने गलत सुना? इलाया, वो बीच में कहाँ से आ गई? वेट, क्या वो एबटाबाद ये करने गई थी? आरिश दिल ही दिल में बड़बड़ाया था। ओके, तो अपनी पूरी कोशिश जारी रखो, आगे मैं संभाल लूँगा। ओके सर, कहता वो फाइल उठाता वापस चल दिया। हमदानी साहब गोमगो से अभी तक आरिश को देख रहे थे। वो आरिश भी हो सकता है, उसे जल्दी इन्वेस्टिगेशन के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। सरबत के अल्फाज इलाया के दिमाग में अभी तक घूम रहे थे। वो काफ़ी देर पैदल चलती वहाँ एबटाबाद की एक कच्ची बस्ती में दाखिल हुई। वो बस्ती ज़्यादातर दूध बेचने वालों की थी, जो कि अपने फार्म्स का दूध शहरों में ले जाकर बेचते थे। वो शख्स भी एक दो दही था। इसके मुताबिक उस रात वो गाड़ी ख़राब होने पर वहाँ उस इलाके में रुका था, और उसने वहाँ किसी एक शख्स को दफनाते देखा था। इलाया के पूछने पर मालूम हुआ कि उसकी गाड़ी की अगली तरफ लगा एक कैमरा होता है, जो कि CCTV की तरह आपकी गाड़ी के सामने होने वाले वाक़यात और आवाज़ें रिकॉर्ड कर लेता है। इलाया एक घर के सामने रुकी। वहाँ घर के गिर्द बड़ा सा सहन था, जिसके गिर्द बनी चारदीवारी थी। ऊंचाई में सिर्फ इतनी कि इलाया आराम से सर ऊंचा करके अंदर झांक सकती थी। वहाँ बड़े से सहन में एक तरफ काफ़ी सारे जानवर बंधे थे, और दूसरी तरफ एक घर था, छोटा सा, और करीब एक अदद सुजुकी खड़ी थी।
सहन में दाखिल होने का दरवाज़ा खुला था। इलाया ऐसे से चलती इतराफ़ का जायज़ा लेती अंदर चली गई। वहाँ शायद कोई नहीं था। इलाया ने खामोशी से उस शख्स से ली गई चाबी से गाड़ी खोली और सामने की तरफ लगे डैश कैम को जांचती अपना काम करने लगी। हमदानी साहब गोमगो से अभी तक आरिश को देख रहे थे। तुमने मुझे तो नहीं बताया इस सब के बारे में। आपने मुझे बताया था इस सब के बारे में। आरिश उन्हीं की आवाज़ में बोला था। इशारा आरिश के मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट्स की तरफ था। देखो, अगर ये बात बाहर निकली है तो तुम्हारी पोस्ट के साथ साथ मेरी रेपुटेशन और जॉब भी खतरे में पड़ जाएगी। ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी। आरिश लापरवाही से कहता उठ खड़ा हुआ। हद है, नेकी का तो ज़माना ही नहीं रहा। हमदानी साहब बड़बड़ाते खड़े हुए थे। अब क्या अगले 3 घंटे यहाँ खड़े होकर ये साबित करने वाले हैं कि आप कितने डरपोक हैं? आरिश उकताहट से बोला था। हमदानी साहब कानों को हाथ लगाते बाहर की तरफ चल दिए। तौबा तौबा, तमीज़ नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, गधा ना हो तो। जाते जाते वो सुनाना नहीं भूले थे। हमदानी साहब के निकलते ही आरिश के हरकत में एकदम तेज़ी आई। उसे आज का दिन ख़त्म होने से पहले ये सब निपटाना था। वो इलाया से इतनी अक्लमंदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर इस बहादुरी के नताइज इलाया नताइज हैंडल नहीं कर पाएगी। मरे कदमों से चलती वो अपने अपार्टमेंट पहुंची थी। दरवाजे में चाबी लगाई और दरवाज़ा धकेलते अंदर चली गई। इल्हाम, यार मेरी टांगें! ऊंची सी बोलती लाउंज में आकर वो रुकी, मुंह बंद किया। इल्हाम ना होगी, माँ होगी जो घर आती ही मुझे वो चाहिए होती है। मुझे कुछ कहा? सामने सोफे पर हेडफोन्स लगाए आड़ी तिरछी लेटी हाला सीधी होती बोली, और उसे देखते ही इलाया का रहा सहा मूड भी खराब हो गया और शायद कि वो कुछ बोल भी देती, लेकिन फिर रुकी। एक गहरा सांस लिया, फिर जेब से एक स्याह छोटा सा बॉक्स निकालकर हाला के सामने मेज़ पर रखा। शायद वो डैश कैम की स्टोरेज डिवाइस थी। ये क्या है? हाला वो बॉक्स पकड़कर देखती सीधी हुई। डैश कैम की स्टोरेज डिवाइस है और तुम मुझे इसमें से पिछले महीने की फुटेज निकाल के देने वाली हो। डैश कैम सिर्फ 24 घंटे की फुटेज रखता है। हाला ने इलाया की बात हवा में उड़ाई और वो ब्लैक बॉक्स वापस ज़मीन पर रखती हेडफोन्स चढ़ाकर बैठ गई। राइट। इलाया ने इस बात पर सर हिलाया और फिर जेब से फ़ोन निकाला और हाला के वालिद मोहतरम को कॉल करने लगी। कॉल लगाकर स्क्रीन हाला के सामने की। हाला के स्क्रीन पर लिखे नाम पढ़ते पढ़ते ही दूसरी तरफ से कॉल उठा भी ली गई थी और हाला को जिस लम्हे समझ आई, हाला ने फ़ौरन इलाया के हाथ से फ़ोन छीनना चाहा। इलाया ने फ़ोन कान को लगाया और सामने मेज़ पर पड़ी डिवाइस की तरफ उंगली से इशारा किया। धमकी। हाला ने दांत पीछे थे। इलाया कॉल पर हाल अहवाल पूछती अपने कमरे में चली गई। हाला ने बंद दरवाज़ा घूरते हुए सामने पड़ी डिवाइस उठाई थी। ऑर्फनेज। बेला कहाँ है इल्हाम? बाथरूम से निकलते ही पहला सवाल जिसके कानों से टकराया था वो इसकी रूममेट का था। इल्हाम हाथ में पकड़े कपड़े उनकी जगह रखती नज़र चुराती बोली, शायद नाश्ता करने लगी है। नाश्ता? ये कौन सा टाइम है? अभी तो नाश्ता बना भी नहीं होगा। रूममेट ने खिड़की की तरफ इशारा किया जहाँ अभी भी हल्की नीलाहट लिए हुए था आसमान। इल्हाम जहाँ थी वहीं एकदम रुकी, एक गहरा सांस लिया और उस लड़की की तरफ मुड़ी। इल्हाम का चेहरा स्पॉट था, उकताहट भरा। वो जहाँ भी हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? इतनी याद आ रही है तो खुद जाकर देखा बाहर। लड़की हैरत से इल्हाम के तल्ख लहजे को देखे गई। ये इल्हाम तो नहीं थी। वो ऐसी रूडली बात नहीं करती थी। और फिर इल्हाम रुकी नहीं थी। स्टडी टेबल से अपनी किताबें उठाई और पढ़ने के घर से डॉर्म से बाहर निकल गई। लड़की ने पीछे से कंधे हचकाए, किताब में सीने से लगाए तेज तेज कदम उठाती इल्हाम कॉरिडोर पास करती नीचे गार्डन में आ गई। रात भर बारिश होने की वजह से वहाँ लगे तख्ते गीले थे और घास भी तर थी। वो कितनी ही देर खाली दिमाग के साथ सब घास को घूरती रही। हर गुजरते लम्हे के साथ उसे अपनी टांगों से जान निकलती और पेट में मरोड़ उठते महसूस हो रहे थे। असेंबली में होने वाली अटेंडेंस से पहले मुझे आगे वो सोच भी नहीं पा रही थी। वो अब क्या करे कि असेंबली से पहले कहीं गायब हो जाए। भागना, दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने आज तक किसी को ऑर्फनेज से भागते नहीं देखा या उस बारे में नहीं सुना था, लेकिन हर चीज़ को छोड़कर उसके दिमाग में यही जवाब आया था। ना वो यहाँ होगी, ना असेंबली टाइम बेला की गैर मौजूदगी के बारे में उससे पूछगुछ होगी। वो दोनों फाइल्स इल्हाम और बेला के ऑर्फनेज छोड़ने की थी। तारीख एक थी और वजह नहीं लिखी गई थी। उन्हें अडॉप्ट भी नहीं किया गया था। इल्हाम लम्हों में वहाँ से भागने का प्लान अपने दिमाग में तश्कील देने लगी। एक दफ़ा उसकी रूममेट्स नाश्ता करने चली जाएं तो वो उनके पीछे बैग ले लेगी और यहाँ से निकल जाएगी। अगर इसका दिमाग मुमकिन तौर पर बस यही कुछ और सोच और समझ पा रहा था। अगर उसने आज कर लिया तो अगली पूरी ज़िंदगी वो मज़ीद सोच नहीं पा रही थी। ऑर्फनेज छोड़ने के बाद अगले कई साल तक इल्हाम का कोई रिकॉर्ड नहीं था। वो छुप जाएगी कहीं भी।
कैसे भी, बस इसे ऑर्फनेज और पुलिस वालों से भागना होगा। इससे पहले कि लोगों को पता चले कि इल्हाम सब्जवारी ने बेला अकबर का कत्ल कर दिया है। इल्हाम सब्जवारी को गायब होना होगा। रूममेट यकीनन नाश्ते के लिए जा चुकी होंगी। इस सोच के साथ ही वो वापस डॉर्म की तरफ गई थी। डॉर्म में जाकर अंदर से दरवाज़ा लॉक कर बिजली की फुर्ती से बैग में अपना सामान डालने लगी। कुछ कपड़े, चंद किताबें, अपनी डायरी और वो नेकलेस जो इलाया ने उसे विदाई तोहफे के तौर पर दिया था, उसे वो बहुत अजीज था। बैग पैक करके वो अपने जूते निकाल कर पहनने लगी। बस कुछ अरसे में कहीं छुप जाऊंगी और फिर सब कुछ भूल जाएंगे इल्हाम को, बेला को। जब सब भूल जाएंगे तो वो वापस लौट आएगी। वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी। एक 15 साल लड़की की कामयाब प्लानिंग। ऑर्फनेज छोड़ने के अगले कई साल तक इल्हाम का कोई रिकॉर्ड नहीं था। और फिर वो अचानक एक कामयाब वकील बनकर ज़िंदगी के पन्नों पर नमूदार हुई थी। एबटाबाद की कामयाब और मशहूर वकील। जूते कस के बैग पहना और चेहरे के गिर्द अपना स्कार्फ अच्छी तरह लपेट कर इल्हाम डॉर्म से बाहर आई। तेज तेज चलती तकरीबन दौड़ती हुई ऑर्फनेज के पिछले बाग की तरफ आ गई। वहाँ पिछले बाग से उनका असेंबली वाले सहन का आखिरी हिस्सा जुड़ा था। यूं के असेंबली की आवाज़ें वहाँ पिछले बाग में साफ आती थीं। अभी भी शायद बच्चे नाश्ता करके असेंबली के लिए जा चुके थे। वो सहन की तरफ से आती हलचल सुन सकती थी। इल्हाम अभी भी तजब्जुब में थी। वो ऑर्फनेज से तो निकल जाएगी, मगर कहाँ जाएगी? वो ऑर्फनेज से बाहर कुछ भी नहीं जानती थी। और अगर ऑर्फनेज वालों ने उसे वापस ढूंढ लिया तो? इमारत की ओट में खड़ी वो मुसलसल होंठ चबा रही थी। असेंबली की आवाज़ें बराबर आ रही थीं। उसकी आंख से एक आंसू टूटकर गिरा और स्याह स्कार्फ में जज्ब हो गया। अम्मी, अब्बू, वो दिल ही दिल में बोली थी, बल्कि तड़पी थी। इलाया, आरिश। उसके पास पुकारने को ज़्यादा नाम नहीं थे, पर जो थे वो इस वक्त शिद्दत से याद आ रहे थे। बस कोई एक, सोचती वो ज़मीन पर बैठती चली गई। बस कोई एक ही आ जाए उसे बचाने। अब के वो बाकायदा रो रही थी। आंखें रगड़ते वो सामने का मंजर बार बार साफ कर रही थी, पर अगले ही लम्हे वो फिर धुंधला जाता। और फिर आपके आंखें रगड़ते जो मंजर साफ हुआ तो वहाँ सामने इंसानी टांगें थीं। वो जहाँ थी वहीं फ्रीज हुई थी। मंजर फिर धुंधलाने लगा था। मौजूदा कहानी। रात मुकम्मल उतर चुकी थी। थाना भी आहिस्ता आहिस्ता खामोश होता जा रहा था। ऑफिसर्स अपने अपने डेस्क समेटते अब वहाँ से उठ रहे थे। इलाया अपने ओपन कैबिन में थी। सामने मेज पर उसके लैपटॉप की एक तरफ स्याह फ्लैश चमक रही थी। वहाँ स्क्रीन पर कोई वीडियो प्ले हो रही थी। इलाया नजरें जमाए स्क्रीन पर गुजरते लम्हे देख रही थी, एक एक के बाद दूसरी और तीसरी। वो एक एक करके सारी वीडियोस चेक कर रही थी। वो पिछले महीने का रिकॉर्ड था, पर वीडियो 24 घंटे की थी। वो हर वीडियो प्ले करती, दिन और रात में वो मंजर ढूंढना चाह रही थी, पर ना जाने क्यों हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी हार्ट बीट मामूल से तेज़ हो रही थी। शायद कुछ था, वो जो भी देखना चाहती थी शायद वो कभी भी वो देखना नहीं चाहती। लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलती उंगलियां मुस्तैद और तेज़ रफ्तार थीं, पर ना तो वो प्ले से इनकार कर रही थी। एक कश्मकश थी। और फिर वो एक वीडियो पर रुकी। वो आरिश के घर का पिछला हिस्सा था। वो पहली नज़र में पहचान गई थी। उसका सांस थमा था। इलाया ने वीडियो रोकी। कैबिन में मुकम्मल खामोशी छाई। वहाँ स्क्रीन पर रुका मंजर तकरीबन खामोश और अंधेरे में डूबा था। बस गली के आखिर पर मेन स्ट्रीट लाइट की कुछ रोशनी बामुश्किल वहाँ तक पहुँच पा रही थी, और इस सब में इलाया दूर अंधेरे से नमूदार होता एक स्याह हिला देख सकती थी। इलाया ने गैर महसूस अंदाज में माथे पर आया पसीना अपनी आस्तीन से रगड़ा था। कुछ लम्हे सिरके। माउस के क्लिक ने कैबिन की खामोशी में ताश डाला और स्क्रीन पर तस्वीर वापस से हरकत करने लगी। वो स्याह होला आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। उसकी चाल से साफ मालूम होता था कि वो एक हाथ से किसी भारी चीज़ को घसीटता ला रहा है। इलाया का चेहरा स्क्रीन के जरा करीब आया, आंखें सुकेड़ी। स्याह होला अब मुकम्मल रोशनी तले था। रोशनी का जरिया मध्यम था, पर वो शख्स काबिल बसारत था। और फिर इलाया ने उस शख्स को अपने साथ लाए भारी कुदाल से गड्ढा खोदते देखा। इलाया ने वीडियो फॉरवर्ड किया ताकि वो गड्ढा खोद चुका था। अब कि वो शख्स वापस अंधेरे की तरफ गया। सामने का मंदिर खाली हुआ। इलाया ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वीडियो पर लिखा वक्त नहीं वो दौड़ ही हो। स्क्रीन घूरते घूरते वो ठटकी। अंधेरे से वो वजूद दोबारा जाहिर हुआ था, और अब कि उसके साथ एक इंसान था, एक जीता जागता इंसान, पर वो शायद चल नहीं पा रहा था। सो वो उस शख्स को घसीटता, गोया कोई ज़मीन पर बैठा और उसे उसी पोस्टर में घसीटा जा रहा हो, उसी तरफ आ रहा था। वो इलाया का मुंह बेसाख्ता खुला। रोशनी तले आते ही मालूम होता था कि वो इब्राहिम था। इस स्याह होले ने इब्राहिम को लाकर उस गड्ढे में फेंका और आराम से कुदाल उठाकर वापस मट्टी गड्ढे में फेंकने लग गया। इब्राहिम की तरफ से दिफाई कोशिश में इलाया इब्राहिम को हाथ हिलाता देख सकती थी। शायद पूरे जिस्म में से हाथ और बाजू काबिल हरकत थे, पर साबित था कि वह भी जिंदा है।
सर से पैर तक स्याही बादे में वो शख्स एक जिंदा इंसान को दफना रहा था। इलाया को हर गुजरते लम्हे के साथ मट्टी खुद पर गिरती महसूस हो रही थी। इब्राहिम आहिस्ता आहिस्ता दब रहा था। यकीनन वो सांस नहीं ले पा रहा था और इलाया को अपनी सांस की नाली पर दबाव महसूस हो रहा था। दिफाई हरकत रुकी, मिट्टी बराबर कर दी गई और वो गोला हाथ झाड़ता सीधा खड़ा हुआ, चेहरा मुकम्मल आसमान की तरफ उठाया जिससे उसकी स्याह हुडी सर से ढलक के पीछे आखिरी। अलाया की आंखें फैली थीं। स्ट्रीट लाइट की सफ़ेद रोशनी में सुर्ख सीने तक गिरते चमकते बाल मजीद चमक रहे थे। इलाया ने वीडियो पॉज करके गौर से देखना चाहा, चेहरा स्क्रीन से कदरे करीब लाके। उन लाल बालों तले मौजूद चेहरा अभी भी रोशनी ना मिलने की वजह से स्याह था और अगले ही लम्हे उसकी आंखें फैली। दिल सीना फाड़ के बाहर आने को हुआ जाता था। लैपटॉप की ओर से, उसके कैबिन के दरवाजे में, आंख के किनारे से, स्याह में डूबे हॉल में इलाया वो स्याह होला देख सकती थी। बाज़ औक़ात अंधेरे में नमूदार होने वाले स्याह वजूद नज़र से नहीं देखे जा सकते, वो नज़र के किनारों से नमूदार होते हैं, उन्हें वहीं से देखा जाता है। इलाया ने स्क्रीन से नज़र नहीं उठाई, आखिरी सांस जो खींचा था बाहर निकालना भूल गई। कैबिन की मध्यम रोशनी के पार बाहर स्याही में डूबे ऑफिस में खड़ा हुआ होला ऊपर से नीचे तक स्याह होला। इलाया अपनी नज़र के किनारे से उसे देख सकती थी। ऑर्फनेज। आपकी आंखें रगड़ते ही जो मंदिर साफ हुआ तो वहाँ सामने इंसानी टांगें थीं। वो जहाँ थी वहीं फ्रीज हुई। मंजर फिर धुंधलाने लगा। इल्हाम ने आंखें रगड़ी, चेहरा उठाया। अम्मी, अब्बू, आरिश, इलाया, उन सबको पुकारा था सिवाय बैला के। सामने खड़ी 14-15 साल लड़की अपनी अजली बड़ी बड़ी आंखों और शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी और वहाँ कोई भी नहीं आया था सिवाय बेला के। उसके स्याह बाल सर के एक तरफ से जैसे खून की वजह से लाल थे और आंखें अजीब सी खुशी से चमक रही थीं। सॉरी बेला, वो मैं। इल्हाम हकलाती खड़ी हुई थी, बेला से दूर हुई थी। मौजूदा कहानी। आरिश इलाया के घर के बाहर मौजूद था। अस्पताल से सीधा वो वहीं आया था। डोर बेल पर हाथ रखना चाहा पर फिर हाथ वापस गिरा लिया। इल्हाम भी तो घर होगी, सोचते उसे 1 मिनट सोचने पर मजबूर किया। तभी खुद ही दरवाज़ा खुल गया। आरिश 2 कदम पीछे हुआ। आरिश सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाला जो कि कचरे का शॉपर उठाए खड़ी थी, आरिश को यूं देखकर बौखलाई। फिर न जाने क्या सूझी और दरवाज़ा वापस बंद करने लगी। आरिश ने फौरन से पहले दरवाजे में अपना पाँव अड़ाया। वेट। हालांकि रहे आवाज़ भी जाते रहे। इसके लिए इस वक्त आरिश का अस्पताल से भागना पागल मुजरिम था। वेट हाला, मैं तुम्हें खाने नहीं लगा। आरिश ने दरवाज़ा खींचकर खोला। मुझे इलाया से बात करनी है। इल्हाम को मालूम हुए बगैर उसे बाहर भेजो। हाला ने कचरे वाला शॉपर हिफाजती इकदाम के तहत सीने पर कस के पकड़ रखा था। इलाया घर पर नहीं है और इल्हाम भी घर पर नहीं है, वो तोड़ कर बोली थी। आरिश के माथे पर बल ज़रा गहरे हुए। कहाँ है इलाया और इल्हाम घर पर क्यों नहीं है? हाला ने जवाबन कंधे उचका दिए। और ये कोई वक्त है कचरा फेंकने जाने का? आरिश ने टक से दरवाज़ा वापस बंद कर दिया और खुद घर के सामने खड़ी जीप की तरफ आया। वो इस वक्त सिर्फ वर्ड्स की इमेजिन कर पा रहा था। इलाया कहाँ हो सकती है? गाड़ी स्टार्ट करते हुए यही मुसलसल सोच रहा था। रात मुकम्मल उतर चुकी थी। थाना भी आहिस्ता आहिस्ता खामोश होता जा रहा था। ऑफिसर्स अपने अपने डेस्क समेटते अब वहाँ से उठ रहे थे। इलाया अपने ओपन कैबिन में थी। सामने मेज़ पर उसके लैपटॉप की एक तरफ स्याह फ्लैश चमक रही थी। वहाँ स्क्रीन पर कोई वीडियो प्ले हो रही थी। इलाया नजरें जमाए स्क्रीन पर गुजरते लम्हे देख रही थी। एक के बाद दूसरी और तीसरी। वो एक एक करके सारी वीडियोस चेक कर रही थी। वो पिछले महीने का रिकॉर्ड था। हर वीडियो 24 घंटे की थी। वो हर वीडियो प्ले करती दिन और रात में वो मंजर ढूंढना चाह रही थी, पर न जाने क्यों हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी हार्ट बीट मामूल से ज़्यादा तेज़ हो रही थी। शायद कुछ था। वो जो भी देखना चाहती थी शायद वो कभी भी देखना नहीं चाहती थी। लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलती हुई उंगलियां मुस्तरिब और तेज़ रफ्तार थीं। एक कशमकश थी और फिर वो एक वीडियो पर आकर रुकी। वो आरिश के घर का पिछला हिस्सा था। वो पहली नज़र में पहचान गई थी। इलाया ने वीडियो रोकी। कैबिन में मुकम्मल खामोशी थी। वहाँ स्क्रीन पर रुका मंजर तकरीबन खामोश और अंधेरे में डूबा था। बस गली के आखिर पर मेन स्ट्रीट लाइट की कुछ रोशनी बामुश्किल वहाँ तक पहुँच रही थी और इस सब में इलाया दूर अंधेरे से नमूदार होता एक स्याह होला देख सकती थी। इलाया ने गैर महसूस अंदाज में माथे पर आया पसीना अपनी आस्तीन से रगड़ा था। कुछ लम्हे सिरके। माउस के क्लिक ने कैबिन की खामोशी में ताश डाला और स्क्रीन पर तस्वीर वापस से हरकत करने लगी। वो स्याह होला आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। उसकी चाल से साफ मालूम होता था कि वो एक हाथ से किसी भारी चीज़ को घसीटता ला रहा है। इलाया का चेहरा स्क्रीन के ज़रा करीब आया।
आंखें सुकेड़ी। स्याह होला मुकम्मल रोशनी तले था। रोशनी का जरिया मध्यम था, पर वो शख्स काबिल बसारत था। और फिर इलाया ने उस शख्स को अपने साथ लाए भारी कुदाल से गड्ढा खोदते देखा। इलाया ने वीडियोस फॉरवर्ड की, हत्ता कि वो गड्ढा खोद चुका था और अब के वो शख्स वापस अंधेरे की तरफ गया। सामने का मंजर खाली हुआ। इलाया ने महसूस किया जैसे उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वीडियो पर लिखा वक्त नहीं वो दौड़ रही हो। स्क्रीन घूरते घूरते वो ठटकी। अंधेरे से वो वजूद दोबारा जाहिर हुआ था और अब उसके साथ एक इंसान था, एक जीता जागता इंसान। वो शख्स उस इंसान को घसीटता, गोया कोई ज़मीन पर बैठा और उसे उसी पोस्टर में घसीटा जा रहा हो, उसी तरफ आ रहा था। वो इलाया का मुंह बेसाख्ता खुला। रोशनी तले आते ही मालूम होता था कि वो इब्राहिम था। उस स्याह होले ने इब्राहिम को लाकर उस गड्ढे में फेंका और आराम से कुदाल उठाकर वापस मिट्टी पे गड्ढे में फेंकने लगा। इब्राहिम की तरफ से दिफाई कोशिश में इलाया इब्राहिम को हाथ हिलाता देख सकती थी। शायद पूरे जिस्म में हाथ और बाजू काबिल हरकत थे, पर साबित था कि वो भी जिंदा है। सर से पैर तक स्याह लिबादे में वो शख्स एक जिंदा इंसान को दफना रहा था। इलाया को हर गुजरते लम्हे के साथ मिट्टी खुद पर गिरती महसूस हो रही थी। इब्राहिम आहिस्ता आहिस्ता दब रहा था। यकीनन वो सांस नहीं ले पा रहा था और इलाया को अपनी सांस की नाली पर दबाव महसूस हो रहा था। दिफाई हरकत रुकी, मिट्टी बराबर करती गई और वो ह्योला हाथ झाड़ता सीधा खड़ा हुआ, चेहरा आसमान की तरफ उठाया, जिससे उसकी स्याह हुडी सर से ढलक के पीछे आ गिरी। इलाया की आंखें फैली। स्ट्रीट लाइट की सफ़ेद रोशनी में वो सुर्ख सीने तक गिरते चमकते बाल मजीद चमक रहे थे। इलाया ने वीडियोस पास करके स्क्रीन के बिल्कुल करीब लाकर गौर से देखना चाहा। उन लाल बालों तले मौजूद चेहरा रोशनी न मिलने की वजह से अभी भी तारीक था और अगले ही लम्हे उसकी आंखें फैली। दिल सीने फाड़कर बाहर आने को था। लैपटॉप की ओट से, आंख के किनारे से इलाया वो स्याह हुला देख सकती थी। इलाया ने स्क्रीन से नज़र नहीं उठाई। आखिरी सांस जो खींचा था वो बाहर निकालना भूल गई। कैबिन की मध्यम रोशनी के बाहर स्याही में डूबे ऑफिस में खड़ा वो ऊपर से नीचे स्याह होला। इलाया अपनी नज़र के किनारे से उसे देख सकती थी। मध्यम रोशनी में उस छोटे से कैबिन में मेज़ के पार लैपटॉप की ओट में बैठे उस वजूद को आरिश आसानी से देख सकता था। इलाया ने सामने मेज़ पर पड़े पिस्टल की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर ट्रिगर पर उंगली जमाती पिस्टल पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। वे होला हरकत करता उसी की तरफ आ रहा था। इससे पहले कि वो अंधेरे से रोशनी का किनारा और कैबिन का दरवाज़ा पार कर लेता, इलाया फुर्ती से गन थामे दरवाजे की तरफ तानती अपनी जगह से खड़ी हुई। खौफ ने ज़रा घबराकर दरवाजे में देखा। खौफ का रक्त सुस्त पड़ा। खौफ की स्याही मध्यम पड़ने लगी। आरिश ने एक हाथ से पीकैप उतारी और दूसरे से मास्क चेहरे से अलग किया। इलाया का गन वाला हाथ नीचे गिरा और सीने में अटका सांस खारिज हुआ। आरिश, तुम? इलाया की आवाज़ में लग्जिश थी। अगर इलाया घर पर नहीं थी तो लाजमन अपने ऑफिस में होगी और यकीनन वो डैश कैम वीडियो भी उसके पास होगी। और फिर अगले ही पल कुछ सोचे बिना आरिश ने स्याह सर्जिकल मास्क उठाया और स्याह पिकअप आगे को ज़रा झुकाया और गाड़ी से निकलकर स्टेशन की तरफ गया। राहदारी में कोई नहीं था। सीढ़ियाँ खामोश थीं। दूसरी मंजिल तारीक थी। शायद ज़्यादातर ऑफिसर्स जा चुके थे। उसने इब्राहिम का कार्ड, जो कि उसे दाखिल होने के लिए इस्तेमाल किया था, वापस जेब में डाला। वो कार्ड उसे इब्राहिम ने ही दिया था, स्टिंग ऑपरेशन के दौरान एज सबूत कि वो कुछ गलत नहीं करेगा और आरिश से लॉयल रहेगा। हैरत की बात थी कि वो अभी तक थाने की तरफ से डिसमिस नहीं किया गया था। आरिश अपने ताउन अंधेरे में डूबे हॉल में गिनती के चंद रोशन कैबिन्स में से इलाया का कैबिन ढूंढने की कोशिश कर रहा था और फिर वो तुक्के से उस मध्यम रोशनी वाले कैबिन के करीब गया और ऐन उसके अंदाजे के मुताबिक वो वहाँ भी मौजूद भी थी। आरिश ने आगे बढ़कर लैपटॉप की स्क्रीन घुमाई और लैपटॉप पर टेबल पर हाथ जमा कर लैपटॉप पर झुकता वो वीडियोस चेक करने लगा। इलाया अभी तक उसे देख रही थी बेयकीनी से और फिर मंजर धुंधलाने लगा। इलाया ने गन जेब में अड़सती अपनी आंखें रगड़ी। न जाने क्यों उसे लगा कि आज वो अकेली यहाँ दफन हो जाएगी, इब्राहिम की तरह, बिना किसी को खबर हुए। उसका स्ट्रेस खौफ की शक्ल में निकल रहा था। वो जो कोई भी था, पर मौत का खौफ। इलाया ने मौत का खौफ महसूस किया था। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, बैकबक दोनों के मुंह से निकला। शुक्र है तुम यहाँ हो, पर बैकबक दोनों के दिल ने कुछ कहा था। आरिश ने सर उठाया। इलाया भी उसे देख रही थी। दो आंखें चार हुईं। इलाया ने चेहरा झटका। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारे लिए इशू होगा। आरिश ने वो यूएसबी निकाली। मुझसे ज़्यादा खतरे में इस वक्त तुम हो। क्या कातिल को मालूम नहीं होगा कि तुम ये सब जान गई हो? आरिश ने यूएसबी के सामने इलाया के सामने लहराई। मैंने जो गलत किया उसे ठीक कर रही हूँ। ये यूएसबी आखिरी हिस्सा है और अब तमाम सबूत जोड़कर मैं तुम्हें बेकसूर साबित करूंगी और स्पेशल टीम में अपनी जगह वापस लूंगी। इलाया ने यूएसबी उसके हाथ से खींच ली थी। और तुम मेरी फिक्र मत करो और वापस जाओ।
इलाया जल्दी जल्दी मेज़ पर से अपना सामान समेटने लगी। लैपटॉप की लिड गिराई। तुम्हें स्पेशल टीम में अनवर से कांटेक्ट करना होगा, वो मेरा ही बंदा है, तुम उसे ये सारे सबूत दे सकती हो। इलाया ठटकी, हैरत से आरिश की जानिब देखा। मतलब वो इतना लाचार नहीं था जितना वो सोच रही थी। मेरी मर्जी। इलाया ने लैपटॉप उठाया और फिर बिना मजीद कुछ कहे कैबिन से निकल गई। आरिश ने आंखें घुमाई। वो इंसानों से हमेशा की तरह ही बेजार था, पर वो ठीक और महफूज है, आखिरी ख्याल जो आरिश के दिमाग से गुजरा था। हाला दरवाजे से ही चिपकी बैठी थी जब इलाया के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला। आरिश सर आए थे। हाला, जो कि कचरे का शॉपर अभी तक सीने से लगाए बैठी थी, ऐलान किया। मैं तो खौफ के मारे तब से यहाँ से हिली ही नहीं। वो यहाँ क्यों आया था? इलाया रुकी नहीं थी, कहती लाउंज की तरफ बढ़ गई। तुम्हारा और इल्हाम का पूछ रहे थे, अजीब जल्दी में थे और शायद गुस्से में भी। हाला शॉपर वहीं छोड़कर भागकर लाउंज में आ गई और इलाया के सोफे पर जाके बैठ गई। क्या मुजरिम की शनाख्त वाज़ेह हुई? इलाया ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं अभी सोने जा रही हूँ हाला, सुबह मुझे स्टेशन के लिए जल्दी निकलना है। और हाँ, जाती जाती इलाया मुड़ी। आरी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बात मुकम्मल करके वो अपने कमरे का दरवाज़ा पार कर गई। हाला का मुंह लटका। उफ, अब मैं कचरा फेंकने कैसे जाऊंगी? मुझे तो यहीं लाउंज में बैठी ही चिल्स आ रहे हैं। कमरा अदालत में छाई पसंदगी वैसी ही थी जैसी हमेशा थी। आरिश अपने वकील के हमरा मुजरिम की टेबल पर मौजूद था। दूसरी तरफ कोर्ट के एडवोकेट जज के फैसले के मुंतज़िर थे। इलाया तमाशाइयों में वहीं सामने की कुर्सी पर मौजूद थी। साथ सरमद भी था। इलाया तमाम सबूत पेशी से पहले ही आरिश के बताए गए शख्स को दे चुकी थी। वो सोचों में गुम थी जब जज ने आखिरी फैसला सुनाना शुरू किया। तमाम सबूत और शवाहिद के पेश नज़र ये फैसला सुनाया जाता है कि इंस्पेक्टर इब्राहिम का कत्ल इंदर नामी नर्स ने किया है और चौका नर्स अपने अंजाम को पहुंच चुकी है, तो केस में कोई मुजरिम बाकी नहीं रहा। इख्तिताम पे इंस्पेक्टर आरिश अरमगान को बेकसूर करार दिया जाता है और उनका ओहदा बहाल करने की तलकीन की जाती है। जज खामोश हुए। इलाया, जो गोद में पड़े हाथों में घूर रही थी, ठटकी। बस? और वीडियो में मौजूद उस लाल बालों वाली लड़की का क्या? इलाया ने आरिश की जानिब देखा। उसकी हथकड़ियाँ उतारी जा रही थीं। केस यहाँ बंद नहीं होना था। इलाया के दिमाग में कुछ खटका। क्या आरिश ने अपनी पसंद की तब्दीली करवाकर सबूत में या स्पेशल टीम ने जानबूझकर इस टॉपिक को दबाया ताकि केस क्लोज ना हो सके? फिलहाल वो कुछ कह नहीं सकी थी, पर वो हैरान थी। आरिश तब कमरा अदालत से निकल गया था, उसने गौर नहीं किया। वो एकदम बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। आरिश के रिहाई के 2 दिन बाद हमेशा की तरह स्टेशन आज भी उतना ही मसरूफ़ था। इलाया कॉफ़ी का भाप उड़ाता गिलास लिए अपने ध्यान में चलती स्टेशन में दाखिल हुई। उसे उसकी स्पेशल टीम में जगह तो वापस नहीं मिली थी, पर उसका ओहदा अभी भी मर्डर और क्राइम के सेशन में ही था। हाँ, अलबत्ता आरिश को उसका लीडर का ओहदा वापस बहाल कर दिया गया था। वो आज आरिश से सामना होना एक्सपेक्ट कर रही थी। वहाँ कंप्लेन डेस्क पर उसे दूर से हाला दिखाई दी और फिर अपने कैबिन के फ्लोर पर उसे सरमद और साद भी दिखे थे, पर आरिश वो कहीं नहीं था। इलाया उड़ती सी निगाह इतराफ में डाल के अपने कैबिन में आ गई। वो वहाँ कहीं भी नहीं था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब सरमद इलाया के कैबिन में दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग, कहता वो कुर्सी खींचकर बैठ गया। इलाया ने सुस्त से लहजे में हर्फ मुंह पर इत्तफाक किया। सर, आरिश ने रिज़ाइन कर दिया। बम फोड़ा गया। इलाया ने जल्दी में गर्म कॉफ़ी का घूंट भरा। एकदम जल्दी जुबान की तकलीफ उभरी। व्हाट? वाई? पर फिर दुखती जुबान के साथ दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई। सरबत ने कंधे अचकाए। मैं उनसे माजरत करने उनका ऑफिस गया। वहाँ ना पाकर जब इलियास साहब से पूछा तो मालूम हुआ कि आरिश सर ने 2 दिन कबल ही अपना रेजिग्नेशन लेटर जमा करवा दिया था। इलाया के दिन का आगाज़ इस खबर पर रच के सत्यानाश हुआ था। खैर, ये फ़ाइल आपको देनी थी जिनका आपने कहा था। सरबत ने कुछ फाइल इलाया के सामने सिरकाई, फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मुझे बड़ा अफसोस है। वो जाते जाते बड़बड़ाया और फिर कैबिन से निकल गया। इलाया का जबड़ा जो भींचा हुआ था ज़रा ढीला पड़ा। एक गहरा सांस खारिज किया। वो फाइल्स इब्राहिम की खुफिया तफ्तीश का नतीजा थी जो वो आरिश पर कर रहा था। सरबत ने कैसी दूसरी टीम से ये फाइल्स लीं, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो उस रवि से मरे मरे हाथों से फाइल्स चेक करने लगी। अगर उसे गायब भी होना था तो उस रात आने की ज़रूरत क्या थी? इलाया फाइल्स पर फोकस नहीं कर पा रही थी। दिमाग किसी और जंग में मसरूफ़ था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो गया कहाँ है। मनहूस इंसान पर दांत रगड़ दिए गए थे। अपने तयन वो उसे कच्चा चबा चुकी थी। भगोड़ा। वो इस वक्त आरिश के लिए किसी किस्म के अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने के मूड में नहीं थी।
साथ फ़ोन की स्क्रीन पर जल्दी जल्दी कुछ टाइप करता स्टेशन के सामने मौजूद खोखे पर खड़ा था। मसरूफ़ निगाहें स्क्रीन पर जमी थीं। सर आरिश ने रिज़ाइन कर दिया? कोई बिल्कुल उसकी पश्त पर बोला था। वो ठटका नहीं, अपने टाइपिंग का तसलसल भी जारी रखा और जवाबन सिर्फ हूँ कहा। ओह! हाला कहती उसकी पश्त से निकलकर सामने की तरफ आई। चाचा, एक कप मेरे लिए भी। अपने चाय का ऑर्डर दिया और मजीद कुछ कहने को मुंह खोला जब साथ में सामने रखा चाय का गिलास, जो कि चाचा ने अभी अभी रखा था, उठाया और खोखे से निकलकर स्टेशन की तरफ चल दिया। चेहरा अभी भी बराबर स्क्रीन में गड़ा था और उंगलियां मुसलसल चल रही थीं। हाला खुला मुंह लिए उसे जाते देखती रही। व्हाट द हेल! फिर चिढ़कर कहती वहाँ कुर्सी खींचकर बैठ गई। बाहर दिन अब ढलान की तरफ गामजन था। माहौल में रोशनी नारंगी हो रही थी। हाला का सवालिया चेहरा भी रोशनी के ज़ेर असर नारंगी हो रहा था। क्या मैं उसे दिखाई नहीं दे रही? खुद से सवाल करती हवा में ही साथ को लात मारी गई। खाना शायद पिछले आधे घंटे से वहां धरा था। हारा और इलाया मेज के आमने सामने अपनी अपनी प्लेटों पर झुकी थी, पर खाने के बजाय मुसलसल कांटा इधर उधर घूम रहा था। सदारती कुर्सी पर बैठा यूशा खाली प्लेट के सामने बैठा उन दोनों को ही बारी बारी देख रहा था, कंफ्यूज्ड। क्या आज कोई सोग है? यूशा चचकते हुए बोला था। कहीं बस वही इस सोग से बेखबर ना हो। दोनों ने बैकवक्त कांटा प्लेट में रखा और फिर बैकवक्त कुर्सी धकेलती खड़ी हुई। मुझे भूख नहीं है, बैकवक्त अल्फाज अदा हुए और फिर योशा ने दोनों को लॉन्च में मौजूद दोनों कमरों के दरवाजे पार करके धार से दरवाज़ा बंद करते देखा। ऑकवर्ड साइलेंस। ओके। पता नहीं वो किसको जवाब दे रहा था। बाहर रात की स्याही अपना बात को मुकम्मल ढांपे हुए थी। इलाया हमदानी साहब के ऑफिस में मौजूद थी। हमदानी साहब मरीजों के चेकअप टूर पर थे, सो वो वहीं ऑफिस में इंतजार करने लगी। यूशा रात कब घर गया वो नहीं जानती। हाला शायद सोकर नहीं उठी थी। इलाया रात भर फाइल्स का मुताला करती रही। सुबह सुबह ही इस्लामाबाद आई थी। आरिश के बाद उसे हमदानी साहब से ज़्यादा एक्यूरेट मालूमात मिल सकती थी। अरे मिस इलाया, आप यहाँ? सुबह सुबह खैरियत है? इलाया खिसानी सी हंसी हंसती अपनी जगह से खड़ी हुई। अरे बैठे बैठे, क्या लेंगी? चाय, कॉफ़ी, नाश्ता? मैं कुछ मालूम करने आई हूँ आरिश के बारे में, इसके बाद चलूँगी बस। मुझे नहीं मालूम आरिश कहाँ है, हमदानी साहब ने फ़ौरन से कहा था, साथ साथ कंधे अचकाए। इलाया ये नहीं पूछने वाली थी, फिर भी से एक नामालूम सी नाउमीदी हुई। नहीं, दरअसल मैं। इलाया हाथ मसलती वापस बैठी। मैं आरिश के पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती हूँ। आई मीन उनका मर्डर और आरिश का इस सबसे क्या ताल्लुक़ है? एक एक लफ्ज़ सोचकर अदा किया गया। वेल, डिटेक्टिव तो आप हैं। हमदानी साहब ने ऐनक के ऊपर से इलाया को देखा, फिर हंसे। आप खुद ही क्यों नहीं खोज लेती? वो सवाल था। इलाया के पास कोई ढंग का जवाब नहीं था। डिटेक्टिव हूँ, इसीलिए रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स पे लिखे गए फैक्ट्स पर अंधा एतमाद नहीं कर पा रही। कुछ मिसिंग है जो कि मेरे लिए जानना ज़रूरी है, शायद इल्हाम को लेकर। हमदानी साहब की मुस्कुराहट ज़रा सिमटी। इल्हाम के नाम पर ज़रा वो ठटके थे। इलाया को फ़ौरन एहसास हुआ कि उसे यहाँ इल्हाम का नाम नहीं लेना चाहिए था। हमदानी साहब हंस दिए। हकीकत क्या है वो खुद ही जानता है। क्या हकीकत वही है जो हकीकत दिखाई गई है? वो उसी की तलाश में पाकिस्तान आया है। शायद वो अपना जवाब ढूंढ चुका है। अभी तक तो वो वापस इंग्लैंड जा चुका होगा। क्या आरिश का जवाब उस टैश कैम वीडियो में था? हमदानी साहब भी नहीं जानते थे, क्योंकि आरिश ऐसा ही है। वो अपने प्लान्स की भनक भी अपने फरिश्तों को भी नहीं पढ़ने देता। क्या आप उससे कोई उम्मीद लगाए बैठी थीं? इंतज़ार का कोई फ़ायदा नहीं। हमदानी साहब इलाया की जानिब देखे बगैर बोले। इलाया फीका सा मुस्कुरा दी। नहीं, मैंने उसे किसी भी किस्म की उम्मीद नहीं लगाई थी। मैंने उसे हमेशा विदा होते मुसाफिर की तरह देखा, जो कि मफलर बांधे अपना ब्रीफ केस लिए ट्रेन स्टेशन पर खड़ा ट्रेन का मुंतज़िर है। उसे जाना ही होता है। इलाया कहती अपनी जगह से खड़ी हुई। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, कहती ऑफिस से निकल गई। हमदानी साहब ने उसे जाते नहीं देखा था। उनके माथे पर आया पसीने का एक कतरा सामने खुली पड़ी रिपोर्ट पर गिरा था। उन्होंने फ़ौरन माथा रगड़ा।